सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस टॉपिक पर अब हम लोग कुछ जेई मेंस और जेई एडवांस्ड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये पहला प्रॉब्लम मैंने जेई मेन 2010 से लिया है। कंसिडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस x1 + 2x2 + x3 = 3, ये 2x1 + 3x2 + x3 = 3। तीन इक्वेशन दे रखे हैं। पूछा है द सिस्टम हैज़ एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशंस, अ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। सबसे पहले देखिए ये एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन तो ऑप्शन वैसे ही कट जाएगा, क्योंकि मैंने डिटेल में समझाया था ना सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की थियरी में कि जब भी इस तरह का लीनियर इक्वेशन होता है तो या तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेगा या नो सॉल्यूशन मिलेगा। एग्जैक्टली 3 या 4, 5 सॉल्यूशन ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। और यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा वो सब कुछ किस पे डिपेंड करता है कि डेल्टा क्या है, ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है उस पर, फिर डेल्टा x क्या है, डेल्टा y क्या है, डेल्टा z क्या है, उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। लेकिन मैंने ये बताया था कि ये जो मेथड है डेल्टा और डेल्टा x वाला, ये थोड़ा लंबा हो जाता है। कई बार आप सिंपल विजुअल इंस्पेक्शन करके ये फाइंड कर सकते हैं कि सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन में भी देखिए, और जब भी आपको इस तरह का इक्वेशन वगैरह मिले ना तो आप क्या करिए कि इक्वेशंस को ऐसे लेफ़्ट टू राइट तो पढ़ते ही हैं, लेकिन पढ़ने के साथ साथ ये जो कोएफिशिएंट है ना x1, x2, x3 का, उस पर ज़रूर नज़र रखिए। जब इसका कोएफिशिएंट आप पढ़ेंगे तो देखेंगे अच्छा यहाँ 1 है, यहाँ 2 3, 1 2 3, 2 3 5, 1 1 2, यानी कि ये कोएफिशिएंट पढ़ने से ही आपको लग जाना चाहिए कि अच्छा 1 2 3, 2 3 5, 1 1 2, यानी कि ये जो थर्ड रो है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये फर्स्ट और सेकेंड रो का सिंपल एडिशन है। बिल्कुल वैसा ही है। आप देखिए ये जो थर्ड रो है ना R3, ये R3 दिस इज इक्वल टू R1 + R2। केवल मैं रोज ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ। अगर आप इस रो की बात करें कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की तो आप देखेंगे कि R3 = R1 + R2। तो इस केस में अगर ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो क्या होना पड़ेगा, आप मेरा थ्योरी देखिए, उसमें मैंने क्या बताया था कि B3 हैज़ टू बी इक्वल टू B1 + B2। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि B3 1 है और ये 3 + 3 6 हो जा रहा है, तो ये तो कंसिस्टेंट होगा ही नहीं, यानी कि इसका आंसर होगा नो सॉल्यूशन। आप ऐसे देख लीजिए, नहीं तो आप यहाँ से आपको हिंट मिल रहा है ना कि R3 = R1 + R2। इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं कि पहले दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, तो देखिए क्या मिलता है 3x1 + 5x2 + 2x3 = 6। ये हमें कहाँ से मिला, हमने जब फर्स्ट 2 इक्वेशंस को ऐड कर दिया तो ये मिला। और थर्ड इक्वेशन क्या कह रहा है, थर्ड इक्वेशन कह रहा है 3x1 + 5x2 + 2x3 = 1। अब यहाँ से तो देखने ही से लग रहा है कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट नहीं है। कोई भी दुनिया में x1, x2, x3 नहीं होगा जिसका 3x1 + 5x2 + 2x3, एक इक्वेशन तो बोल रहा है कि 6 है, दूसरा बोल रहा है कि 1 है। इसका मतलब इक्वेशन कंसिस्टेंट नहीं है, नो सॉल्यूशन। तो देखिए बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन था। बच्चे इसमें उलझ जाते हैं, पहले वो डेल्टा फाइंड करते हैं। ये 3/3 एक मैट्रिक्स बनेगा ना, यहाँ पे 1 2 1 2 3 1 3 5 2, कुछ डेल्टा इसका फाइंड करेंगे। वैसे डेल्टा इसका 0 है। अगर आप ये ध्यान रखें कि जो थर्ड रो है 3 5 2, दिस इज सम ऑफ फर्स्ट 2 रो, तो अपने आप आपको दिख जाना चाहिए कि इस मैट्रिक्स का डेल्टा डिटर्मिनेंट क्या है, 0 है। लेकिन बच्चे इसको फाइंड करते हैं, फिर वो क्या करते हैं डेल्टा x फाइंड करने लगते हैं। उसमें क्या करते हैं कि ये जो फर्स्ट कॉलम है उसको रिप्लेस कर देते हैं 3 3 1 से, और फिर देखते हैं कि डेल्टा x 0 हुआ या नॉन ज़ीरो हुआ। तो वो सब बहुत ही लंबा और बिल्कुल गधों वाला मेथड है। इस तरह का जब इतना सिंपल क्वेश्चन आए ना तो आप सीधे देखिए कि अरे पहला दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो ये मिल गया, थर्ड इक्वेशन ये मिल गया, दोनों देखने से ही लग रहा है कि कंसिस्टेंट नहीं है, नो सॉल्यूशन, आंसर हो गया। तो अभी मैं जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, चाहे वो जेई मेंस का हो या जेई एडवांस्ड का भी टफ क्वेश्चन क्यों ना हो, आप देखेंगे कि मैं इस डेल्टा x डेल्टा y वाला जो मेथड होता है ना उससे नहीं सॉल्व करूंगा। मेरा फेवरेट मेथड कौन सा है, अल्फ़ा बीटा मेथड। मैं उसी मेथड से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। ज़्यादा फास्ट होगा, आपको इंट्यूटिवली भी ज़्यादा क्लियर होगा, आपको क्वेश्चन की फील भी आएगी कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं उसमें हो क्या रहा है, उनके अंदर क्या खिचड़ी पक रही है। दूसरा क्वेश्चन है, ये जेई मेन 2019 का है। द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x + y + z = 2, 2x + 3y + 2z = 5 and 2x + 3y + a² - 1 z = a + 1 देन। अब इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं और बेसिकली a की 2 वैल्यूज़ के लिए आपको आंसर बताना है। a = 4 पे क्या होगा और mod a = √3 पे क्या होगा। तो इसको भी करने का एक तरीका तो वो है कि आप इस मैट्रिक्स का डेल्टा निकालिए। इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स देखिए क्या है, x + y + z है, यानी कि 1 1 1। नीचे वाले का होगा 2
3 2, फिर नीचे वाले का होगा 2 3 और यहाँ पर हो जाएगा a² - 1। उतना सब करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल देखिए कि आपको दो वैल्यूज दे रखी है ना, a=4 और mod a=√3। तो mod a=√3 और ये सब कोएफिशिएंट देख के आपको लग जाना चाहिए। जब भी आप इस तरह का मैट्रिक्स लिख रहे हैं या इक्वेशन लिख रहे हैं ना, तो मैंने क्या बोला था कि आप इक्वेशन को पढ़िए, अगर लेफ्ट टू राइट पढ़ते भी हैं, नॉर्मली हम लोग लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने के टाइम आपकी आंखें क्या है, कोएफिशिएंट्स को वर्टिकली एक बार देख ले कि अच्छा ये 1 2 2 है, 1 3 3 है, 1 2 a² - 1 है। अब यहाँ पर देखा कि a² - 1 और मुझे ये बार बार √3 के बारे में कुछ पूछ रहा है, तो अगर a की वैल्यू √3 हो जाए तो ये a² क्या हो जाएगा 3, 3 - 1 क्या हो जाएगा 2, यानी कि उस केस में तो ये सेकेंड रो और थर्ड रो बिल्कुल सेम हो गया। तो यहीं से आपको हिंट मिल जाना चाहिए, इतना इसका डिटर्मिनेंट वगैरह फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब आप कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिख रहे हैं ना, तो ये जो कोएफिशिएंट्स है उनको वर्टिकली पढ़िए, 1 2 2 1 3 3 1 2 a² - 1। a की वैल्यू अगर √3 हो गई तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि अगर mod a = √3 हो गया तो जो सेकेंड इक्वेशन है और जो थर्ड इक्वेशन है, देखिए क्या होगा। सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा 2x + 3y + 2z = 5 और थर्ड इक्वेशन हो जाएगा 2x + 3y + 2z, क्योंकि a² क्या हो जाएगा 3 3 - 1 2, 2z = a की वैल्यू है √3 + 1। अब mod a = √3 है तो a क्या होगा ±√3 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ से आपको दिख जाना चाहिए कि अगर mod a की वैल्यू √3 है तो सेकेंड इक्वेशन क्या है 2x + 3y + 2z = 5 और थर्ड इक्वेशन क्या है 2x + 3y + 2z, यानी कि सेम चीज़ है लेकिन यहाँ 5 है और यहाँ ±√3 + 1 है। ये तो कंसिस्टेंट कभी हो ही नहीं सकता है। दुनिया में कोई भी ऐसा x y z नहीं है जिसकी 2x + 3y + 2z की वैल्यू 5 भी हो जाए और ±√3 + 1 भी हो जाए, यानी कि इक्वेशन क्या हो गया इनकंसिस्टेंट व्हेन mod a = √3। तो सिंपल लॉजिक ये था कि आप mod a = √3 अगर यहाँ पर रख के देख रहे हैं ना थर्ड इक्वेशन में, तो देखते ही आपको लग जाना चाहिए कि सेकेंड रो और थर्ड रो तो बिल्कुल मैच कर गया। इसका मतलब सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में कुछ लोचा है, कुछ रिलेशन है उन दोनों में। mod a की वैल्यू √3 यानी कि a² की वैल्यू जब 3 रखी तो देखा कि अरे दोनों इक्वेशन का LHS तो सेम है लेकिन RHS सेम नहीं है, इसका मतलब ये इनकंसिस्टेंट हो गया। अब अगर आप इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने की जिद करते तो क्या था, आप इसको सिंप्लीफाई कर दें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी a² - 3। तो इससे आपको क्या दिख रहा है कि अगर mod a √3 है तो डिटर्मिनेंट डेल्टा = 0 हो जा रहा है। लेकिन सिर्फ डेल्टा = 0 होने से आपको कुछ नहीं पता चलता है कि इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा या इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन होगा, यानी कि mod a = √3 पे इक्वेशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो आप यहाँ से फिर देख सकते हैं कि इनकंसिस्टेंट ही एक ऑप्शन बचता है, क्योंकि अगर ये डेल्टा की वैल्यू 0 हो जा रही है इस mod a = √3 में, तो यूनिक सोल्यूशन तो नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। उसी तरह इज इनकंसिस्टेंट व्हेन a = 4, ये भी बिल्कुल गलत ऑप्शन है, क्योंकि जब a की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू जब 4 होगी तो डेल्टा क्या है, नॉन ज़ीरो है। अगर डेल्टा नॉन ज़ीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, उस केस में इक्वेशन कंसिस्टेंट होता है और आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। लेकिन ये सब करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ना डेल्टा फाइंड करने की ज़रूरत है, ना आपको इन तीनों ऑप्शन को देखने की ज़रूरत है। सिर्फ आप इस इक्वेशन को देख के बता सकते हैं कि ये इनकंसिस्टेंट होगा व्हेन mod a = √3, बिना इसको कुछ किए हुए। इस मेथड की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इस दोनों इक्वेशन सेकेंड और थर्ड इक्वेशन पे ध्यान दीजिए कि 2x + 3y + 2z, 2x + 3y + a² - 1। तो जैसे ही mod a √3 हुआ, a² - 1 भी 2 हो गया, यानी कि सेकेंड और थर्ड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड दोनों का एग्जैक्टली सेम है, राइट हैंड साइड अलग अलग है, 5 है और ±√3 + 1 है, यानी कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है व्हेन mod a = √3। आंसर डी हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, ये JEE Main 19 का ही क्वेश्चन है। इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस x - 4y + 7z = g, 3y - 5z = h, -2x + 5y - 9z = k इज कंसिस्टेंट, देन GHK में क्या रिलेशन होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको 3 इक्वेशन दे रखा है और बोल रखा है कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है, तो बताओ तो GHK में क्या रिलेशन होना चाहिए। तो जब भी इस तरह के 3 इक्वेशन हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि आगे जो भी आप ऑपरेशंस करेंगे, चाहे आप उसका डिटर्मिनेंट निकालें, डेल्टा निकालें, डेल्टा x निकालें, या मेरा जो
अल्फ़ा बीटा मेथड है वो करें, उसमें भी आप उस मैट्रिक्स के रोज़ को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। लिखना बहुत ही आसान है। ये x माइनस 4y प्लस 7z है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 7। तो देखिए x माइनस 4y प्लस 7z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे g हो जाएगा। फिर दूसरा इक्वेशन क्या है 3y माइनस 5z, यानी कि यहाँ 0 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ माइनस 5 हो गया, इज इक्वल टू h हो गया। तो हमने सबको ये बिल्कुल क्लियर होगा। इसी 3 इक्वेशन को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। अब सबसे पहले बच्चे क्या चेक करते हैं कि कहीं इस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डेल्टा 0 है कि नहीं, पहले उसको चेक करते हैं। मैं कहूँगा कि आपको उसको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, सोचिए। मान लीजिए कि इसका डेल्टा नॉन ज़ीरो आ जाता है। मान लीजिए अगर इसका डेल्टा नॉन ज़ीरो आता है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है इन्वर्टिबल है। यानी कि आप x को लिख सकते हैं a इनवर्स b लिख सकते हैं। यानी कि x क्या देगा, आपको यूनिक सॉल्यूशन देगा फॉर ईच दिस बी वेक्टर। यानी कि दुनिया में जितने भी जी एच के होंगे सबके लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा। यानी कि ये जो क्वेश्चन में पूछा है ना कि इज कंसिस्टेंट, देन इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, तो चारों में चारों ऑप्शन सही हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि जेई मेंस का ये जो क्वेश्चन है इसमें सिंगल ऑप्शन करेक्ट है। तो समझिए, लॉजिक समझिए, डेल्टा की वैल्यू इस क्वेश्चन में नॉन ज़ीरो नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर डेल्टा की वैल्यू नॉन ज़ीरो हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि ए इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ये डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो गया। इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी। और ये कोई भी बी हो दुनिया में, जी एच के कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यूज लें, जी एच के कुछ भी आर्बिट्रेरी हो, आप उसको ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करिएगा, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। यानी कि अगर डेल्टा की वैल्यू नॉन ज़ीरो है तो दुनिया के जितने भी जी एच के हैं सबके लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, सबके लिए ये इक्वेशन कंसिस्टेंट हो जाएगा। यानी कि उस केस में ए बी सी डी चारों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, जो हो नहीं सकता है। यानी कि आप मान कर चलिए कि ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स दे रखा है ना, उसका डेल्टा 0 होगा ही होगा। अगर आप इतना जिद करते हैं तो मैं इसकी वैल्यू फाइंड भी कर सकता हूँ कि डेल्टा 0 होगा। आप इसको एक्सपैंड कर दीजिए अलॉन्ग दिस फर्स्ट कॉलम, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू माइनस 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा, माइनस 27, माइनस माइनस 25 हो जाएगा। ये माइनस 27 माइनस माइनस 25 यानी कि प्लस 25, ये तो 0 हो गया। फिर नीचे वाला एक आ जाएगा -2 इंटू -4 इंटू -5 हो गया 20 माइनस 21। तो देख लीजिए कितना हो जाएगा, ये आ गया -2, यहाँ से आ गया +2, दिस इज इक्वल टू 0। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना हो गया, डिटर्मिनेंट 0 हो गया। तो वही मैं कह रहा था ना कि इसका डिटर्मिनेंट तो 0 होना ही होना है। तो आप इस चीज़ को करने में, सॉल्व करने में अपना टाइम 1 मिनट भी अगर लग रहा है, 30 सेकंड भी लग रहा है, तो वेस्ट मत करिए। लॉजिक समझिए। लॉजिक क्या है कि अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होगा तब तो मैं दुनिया के किसी भी जी एच के लिए इसका सोल्यूशन फाइंड कर सकता हूँ सीधे सीधे x इज इक्वल टू ए इन्वर्स b लिख करके। यानी कि चारों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वो हो नहीं सकता है। यानी कि डेल्टा की वैल्यू नॉन ज़ीरो नहीं हो सकती है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, इसमें डेल्टा की वैल्यू 0 होगी। डेल्टा की वैल्यू 0 हो गई यानी कि क्या होगा, इनकंसिस्टेंट हो सकता है या इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकता है। तो अब कौन सा केस होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा यानी कि कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। अब इसके लिए बच्चे एक तरीका करते हैं कि अच्छा जी एच के है तो ये फर्स्ट कॉलम को हटा करके आप जी एच के को यहाँ पे डाल दीजिए और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 कर दीजिए। वो भी एक तरीका है और उस तरीके से भी आपको जी एच के में रिलेशन आ जाएगा। तो बच्चों को लेकिन एक कन्फ्यूजन होता है। इस तरह तो 3 मैट्रिक्स होता है, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड। हम किसको 0 रखें, हम इस फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करें जी एच के से, या सेकेंड को करें, या थर्ड से करें। तो सिंपल फंडा समझिए, क्योंकि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ गया है, ठीक है, क्योंकि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ गया है, आप फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करिए या सेकंड को करिए या थर्ड को करिए। जिस कॉलम को भी आप रिप्लेस करके जी एच के डालिएगा, जी एच के में आपको एक ही रिलेशन आएगा। तो आप डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0 करें या डेल्टा वाई इज इक्वल टू 0 करें या डेल्टा जेड इज इक्वल टू 0 करें, आपको जी एच के में एक रिलेशन ही आएगा और वही इसका आंसर होगा। अब आप कह सकते हैं कि सर ठीक है, जी एच के में जो रिलेशन आ गया उसको आप कैसे कह सकते हैं कि वो नेसेसरी कंडीशन है कि कंसिस्टेंट ही होगा, क्योंकि हमने तो देखा था कि अगर डेल्टा इज इक्वल टू 0 हो और डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड सभी के सभी 0 हो जाएं तो भी नो सॉल्यूशन आ जाता है, इनकंसिस्टेंट हो जाता है।
बिल्कुल आपका सोचना सही है। वो इसलिए होता था और उस केस में होता था जब ये जो तीनों इक्वेशन है ना, वो तीनों पैरेलल प्लेन के इक्वेशन होते थे। आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये x माइनस 4y प्लस 7z है, ये 3y माइनस 5z है। ये किसी भी एंगल से आपको ये दोनों इक्वेशन पैरेलल प्लेन का नहीं लग रहा है। इसलिए जब हम लोग ये वाला कंडीशन करेंगे ना कि डेल्टा इज इक्वल टू 0 और डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z में से कोई एक भी 0 हो जाए, तो GH में जो रिलेशन आएगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये तो हुआ इस क्वेश्चन को डेल्टा और डेल्टा एक्स मेथड से सॉल्व करने का तरीका। वो भी कोई खास लंबा नहीं है, लेकिन उसमें आपको ये सब रीजनिंग क्लियर होना चाहिए कि हम ये डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड को 0 कर रहे हैं तो किस कॉलम को रिप्लेस करें, इसको करें या इसको करें या इसको करें, तीनों में आंसर सेम क्यों आ रहा है, और जो आंसर आ भी रहा है वो मुझे कंसिस्टेंट या इनफाइनाइट सोल्यूशन ही दे रहा है, कहीं नो सोल्यूशन तो नहीं दे रहा है। वो सब आपको क्लियर होना चाहिए। तो इन सब चक्कर से बचने के लिए मेरा जो सिंपल तरीका था, कौन सा वाला, अल्फा बीटा मेथड। वो मेथड क्या कहता है कि यहाँ पर 3 रो है ना, R1, R2, R3। आप ये लिख दीजिए कि R3 इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स R1 प्लस बीटा टाइम्स R2, और ये होना ही है। दुनिया की कोई शक्ति अब इसे रोक नहीं सकती है, क्योंकि हमने दिखा दिया है कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है, यानी कि ये मैट्रिक्स क्या है, इन्वर्टिबल नहीं है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि इसके तीनों रोज के बीच में कुछ रिश्तेदारी है, कुछ लीनियर डिपेंडेंस है। एक रो जो है वो बाकी 2 रोज पे डिपेंडेंट है, यानी कि R3 इज इक्वल टू अल्फा R1 प्लस बीटा R2 हो जाएगा। अब आप अल्फ़ा बीटा कैसे फाइंड करिएगा, बहुत सिंपल है अल्फ़ा बीटा फाइंड करना। आप इस इक्वेशन से कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग x कंपोनेंट को इक्वेट करते हैं दोनों साइड LHS और RHS में। तो R3 का x कंपोनेंट क्या है, -2, दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा टाइम्स R1 का x कंपोनेंट क्या है, 1 प्लस बीटा टाइम्स R2 0, यानी 0। दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा इज इक्वल टू -2। अब हम लोग y कंपोनेंट को इक्वेट करते हैं तो क्या आ जाएगा, 5 इज इक्वल टू अल्फ़ा टाइम्स R1, अल्फ़ा क्या है -2, तो -2 टाइम्स R1 क्या है -4 प्लस बीटा टाइम्स R2, बीटा टाइम्स 3। तो इससे आपको क्या मिल गया, ये -2 इंटू -4 8 हो गया, 5 - 8 -3, यानी कि बीटा इज इक्वल टू -1। तो हमने रिलेशन क्या निकाला, R3 R1 R2 में। इसको आप अगर लिख दें तो ये हो जाएगा कि R3 इज इक्वल टू -2 टाइम्स R1 एंड -1 यानी -R2। ये हो गया। ये सभी को समझ में आया। ये कैसे आया रिलेशन, बहुत सिंपल, अल्फ़ा बीटा मेथड से आ जाता है। इस इक्वेशन में मैंने x कंपोनेंट और y कंपोनेंट को इक्वेट कर दिया है दोनों साइड LHS और RHS में, तो इससे अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आ गई। आप कहेंगे कि आप z कंपोनेंट को क्यों नहीं इक्वेट कर रहे हैं, बिल्कुल आप कर लीजिए। आप z कंपोनेंट को भी इक्वेट करिएगा तो भी अल्फ़ा बीटा की सेम वैल्यू आनी ही है, कोई उसको रोक टोक नहीं सकता है, क्योंकि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है। तो आप कोई भी जो भी आपको सिंपल लगे, x कंपोनेंट या y कंपोनेंट या z कंपोनेंट, जिसको भी आपको इक्वेट करना है दोनों साइड में कर दीजिए। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आ गई तो क्या हो गया, R3 इज इक्वल टू -2 R1 -R2। जो बच्चे बहुत फास्ट हो जाते हैं ना, वो देखते हैं कि अच्छा ये तो थर्ड कॉलम -2 है, यानी कि फर्स्ट कॉलम का तो इसको -2 होना ही है, -2 टाइम्स। तो फर्स्ट कॉलम का अगर -2 टाइम्स हो गया तो -4 इंटू -2 8 हो गया, तो उस 8 में से 3 माइनस करेंगे तभी हमें 5 मिलेगा। यानी कि क्या करना पड़ेगा, इस R1 कॉलम का -2 टाइम्स और R2 का -1 टाइम्स, वही चीज़ देखिए यहाँ पर आ गया। तो बहुत बार तो आप इन तीनों रो वेक्टर को देख के बता सकते हैं कि तीनों में क्या रिलेशन है। तो ये आ गया तीनों वेक्टर में रिलेशन। अब अगर इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कंसिस्टेंट होना है तो हमने क्या बताया था कि जो रिश्तेदारी, जो रिलेशन लेफ्ट हैंड साइड में है वही रिलेशन राइट हैंड साइड में भी होना है, यानी कि K, H और G उसमें भी सेम रिलेशन होना चाहिए। K, H, G में क्या रिलेशन होगा, R3 की जगह लिखिए K, दिस इज इक्वल टू -2 R1 की जगह लिखिए G, माइनस R2 की जगह लिखिए H। तो रिलेशन क्या होना चाहिए तीनों में कि 2G प्लस H प्लस K इज इक्वल टू 0। बी ऑप्शन सही है। तो ये जो मेथड है ये ज़्यादा फुल प्रूफ मेथड है, क्योंकि ये जो मैंने कंडीशन निकाला ना कि R1, R2, R3 में जो रिलेशन हो एग्जैक्टली सेम रिलेशन G, H, K में होना चाहिए, ये कंडीशन बहुत ही पावरफुल है। क्वेश्चन को इससे सॉल्व करना ज़्यादा अच्छा होता है। अभी मैं आगे JEE एडवांस्ड 2018 का एक प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम में अगर आप डेल्टा x, डेल्टा y वाले मेथड में जाएंगे तो उलझ जाएंगे। सॉल्व कर लेंगे लेकिन बहुत टाइम लगेगा, आपको फील नहीं आएगा, आपको इंट्यूटिवली समझ में नहीं आएगा कि इक्वेशन में हो क्या रहा है।
तो वहाँ पर आपको ये R1, R2, R3 अल्फ़ा बीटा वाला मेथड ही काम आएगा। जेईई मेन 2020 का ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा पिछला क्वेश्चन था। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्ड पेयर्स म्यू डेल्टा द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस x + 2y + 3z = 1 म्यू डेल्टा इज इनकंसिस्टेंट। आपसे पूछा है कि किसके लिए इनकंसिस्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग इस तीन इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देते हैं। ये हो गया कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ये x वेक्टर और ये b वेक्टर हो गया। ax = b आप इस फॉर्म में इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। अब बच्चे इसमें क्या करते हैं, वही रटा रटाया तरीका कि अच्छा पहले ये फाइंड करेंगे कि ये जो a मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट 0 है या नॉन ज़ीरो है। इस क्वेश्चन में भी मैं कहूँगा कि आपको इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों। मान लीजिए कि इसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है, वही लॉजिक है जो मैंने पिछले क्वेश्चन में दिया था। अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होगा तो क्या होगा, ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जो a है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी कि x = क्या हो जाएगा, a इन्वर्स b हो जाएगा। x = a इन्वर्स b हो गया, इसका मतलब ये b वेक्टर कुछ भी हो दुनिया में, यानी कि 1 म्यू डेल्टा कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू ले, म्यू डेल्टा कुछ भी भरतनाट्यम करे, म्यू की वैल्यू 10,000 हो जाए, डेल्टा की वैल्यू -5,000 हो जाए, कुछ भी हो जाए, किसी भी पर्टिकुलर b के लिए आप x को फाइंड कर सकते हैं। यानी कि ये इक्वेशन इनकंसिस्टेंट कभी होगा ही नहीं, यानी कि इन चारों में से कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। तो सिंपल लॉजिक समझिए कि अगर डेल्टा की वैल्यू, डेल्टा मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट है, अगर इसकी वैल्यू नॉन ज़ीरो हुई, इसका मतलब a इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब x = a इन्वर्स b हो गया, यानी कि b कुछ भी आर्बिट्रेरी रहे, b मतलब इधर वाला ये कॉलम वेक्टर, यानी कि म्यू डेल्टा कुछ भी आर्बिट्रेरी वैल्यू ले, x तो आप फाइंड कर सकते हैं, यानी कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट हो गया। यानी कि ये इनकंसिस्टेंट किसी के लिए नहीं हुआ, यानी कि चारों ऑप्शन गलत हो गया, वो तो हो नहीं सकता है, इसलिए इसका डेल्टा 0 ही होगा, नॉन ज़ीरो नहीं हो सकता है। तो हमने क्या दिखा दिया कि डेल्टा ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 0। अब अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है, इसका मतलब ये मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब इसके तीनों रोज के बीच में कुछ लीनियर डिपेंडेंस होगा, इनके बीच में कुछ रिलेशनशिप होगा। उस रिलेशनशिप को मैं फाइंड करता हूँ। मान लीजिए कि ये R1 वेक्टर है, ये R2 है, ये R3 है, तो मैं लिख सकता हूँ ना कि R3 = अल्फा टाइम्स R1 + बीटा टाइम्स R2, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप इक्वेट कर दीजिए दोनों साइड में, LHS और RHS में कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कोएफिशिएंट ऑफ y। R3 का x कोएफिशिएंट क्या है, 4, दिस इज इक्वल टू अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा इंटू R2 का क्या है 3, फिर ये क्या है 4, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फा प्लस 4 टाइम्स बीटा। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करिए। अल्फा और बीटा में एक साइमल्टेनियस इक्वेशन है, मैंने क्या लिया, इस इक्वेशन में x कंपोनेंट लिया दोनों साइड में तो ये रिलेशन आया, y कंपोनेंट लिया तो ये रिलेशन आया। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर आप हमेशा R3 को ही R1 R2 के टर्म्स में क्यों लिखते हैं, आप ऐसे क्यों नहीं लिखते हैं, R1 = अल्फा टाइम्स R2 प्लस बीटा टाइम्स R3। बिल्कुल सही है, आप वैसे भी लिख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये तीनों जो वेक्टर्स हैं ना वो आपस में रिलेटेड हैं, आपको बस रिलेशनशिप उनका फाइंड करना है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप R1 को भी R2 और R3 के टर्म्स में लिखिए, कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जब मैंने ऐसे लिखा तो क्या हो गया, x कंपोनेंट को इक्वेट किया तो ये इक्वेशन आया, y कंपोनेंट को इक्वेट किया तो ये इक्वेशन आया। आप चाहें तो z कंपोनेंट को भी इक्वेट करेंगे तो एक और इक्वेशन आएगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो आप यहाँ से फाइंड करेंगे एग्जैक्टली सेम वैल्यू उस थर्ड इक्वेशन से भी आनी है। इक्वेशन से अल्फ़ा बीटा की वैल्यू फाइंड कर लें तो अल्फ़ा की वैल्यू होगी -2 और बीटा की वैल्यू हो जाएगी 2। आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिएगा, अल्फ़ा = -2 और बीटा = 2 के लिए ये सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब R3, R1 और R2 में क्या रिलेशन होगा, तीनों में रिलेशन हो जाएगा कि R3 = 2 टाइम्स R2 माइनस R1। देखिए ये रिलेशन हो जाएगा ना, क्योंकि बीटा क्या है 2 है तो 2R2, अल्फा क्या है -2 तो -2R1, तो R3 = 2 टाइम्स R2 माइनस R1 यहाँ से आए। तो R3 और R2 और R1 में ये रिलेशन आ गया। और अगर अब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कंसिस्टेंट होना है तो क्या होगा, 1 म्यू और डेल्टा में भी एग्जैक्टली सेम रिलेशन मांगता है ना। अगर ये सेम रिलेशन नहीं होगा तो सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं होगा। तो हम लोग अब देखते हैं कि इस सिस्टम को कंसिस्टेंट होने के लिए म्यू, डेल्टा और 1 में क्या रिलेशन चाहिए। तो इस सिस्टम को कंसिस्टेंट होने के लिए जहाँ पर R3 है वहाँ लिखिए डेल्टा, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स, जहाँ पे R2 है वहाँ लिखिए म्यू, यहाँ पे R1 है वहाँ लिखिए 1 हो गया। यानी कि डेल्टा हैज़ टू बी इक्वल टू 2 टाइम्स म्यू -1। सिंपल ये रिलेशन होना चाहिए
फॉर कंसिस्टेंसी। तो आप देख लीजिए कि इन चारों में से कौन ऐसा अभागा, कौन निकम्मा, कौन बदमाश है जो इसको सेटिस्फाई नहीं करता है। बहुत सिंपल है अब तो आप देख सकते हैं ये जो 4 3 है ना, ये सेटिस्फाई नहीं करता है। तो 3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1 हो गया 3, तो 2 टाइम्स 3 6 नहीं हो रहा है, ये तो 6 हो गया, इधर 3 है, यानी कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो 4 3 जो है वो इस रिलेशन को डेल्टा इज इक्वल टू 2 टाइम्स म्यू माइनस 1 इसको सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए ये जो ऑप्शन है ना म्यू डेल्टा का, उसमें इक्वेशन इनकंसिस्टेंट हो जाता है। 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी आप तीनों में देख लीजिएगा 4 6 3 4 1 0, आप तीनों में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए, आपको बिल्कुल मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को आपसे पलट कर भी पूछ सकता था, ऐसे 3-4 ऑप्शन देते, पूछता है फॉर विच ऑर्डर्ड पेयर म्यू डेल्टा दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो उसमें आप क्या करते हैं, इस रिलेशन का यूज करके देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वो करेक्ट ऑप्शन हो जाता। तो ये इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका तो ऑब्वियसली वही है, डेल्टा डेल्टा एक्स वाला मेथड जो है, उसमें भी जब आप सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0 जब आप लिखेंगे तो आपको इस डेल्टा और म्यू में एक रिलेशन आएगा, एग्जैक्टली सेम रिलेशन आ जाएगा। इस मेथड में क्वेश्चन करने से आपको फील आ रहा है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। अगर ये कंसिस्टेंट है तो क्यों कंसिस्टेंट है, क्योंकि इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में रोज के बीच में जो रिलेशन है ना, अल्फा टाइम्स R1 प्लस बीटा टाइम्स R2, एग्जैक्टली सेम रिलेशन राइट हैंड साइड में इस बी वेक्टर के डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स के बीच होना चाहिए, डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में। अगर दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में सेम रिलेशनशिप है, सेम रिश्तेदारी है, तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट हो जाता है। अगर दोनों साइड में सेम रिलेशनशिप नहीं है, वो रिलेशनशिप अगर ब्रेक हो गया तो इक्वेशन इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। आगे अभी अगला क्वेश्चन मैं करने वाला हूँ जेईई एडवांस 2018 का, वो थोड़ा सा इससे कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ा सा इससे टफ क्वेश्चन है। वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको ये वाला मेथड ज़्यादा फायदेमंद, ज़्यादा सूटेबल होगा।